सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी सोर्ड ऑफ कमिंग का एपिसोड नंबर 10। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि थ्री टीचिंग सेक्ट के लोगों ने स्मॉल टाउन से 3 सप्रेसिंग ऑब्जेक्ट हासिल किए, जिस वजह से आगे चलकर स्मॉल टाउन पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी। इधर सेंट जीशांग उम्मीद कर रहे थे कि इस मुश्किल वक्त में चेनपिंग उनका साथ देगा, मगर इसके लिए चेनपिंग को हद से ज्यादा पावरफुल बनना होगा। और तभी उन्हें पता चला कि चेनपिंग ने भी कल्टीवेशन की शुरुआत कर दी है, जिसमें निंग्या उसकी मदद कर रही थी। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में हमें चेनपिंग को दिखाया जाता है, जो कि मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा था। उसे एक ही दिन में अपने अंदर थोड़े बहुत बदलाव भी महसूस हो रहे थे। चेनपिंग को प्रैक्टिस करता हुआ देखकर एक कुत्ता भी उसके पास आ जाता है। शायद उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि इस बंदे ने अचानक से मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करना कैसे शुरू कर दी। इधर चेनपिंग प्रैक्टिस करते हुए अपने दरवाजे के पास आ जाता है और फिर उसने एक ही पंच में उस डोर को ओपन कर दिया, मगर इस एक ही पंच में बेचारे चेनपिंग के हाथ में दर्द होने लगा। इधर निंग्याओ की फ्लाइंग स्वॉर्ड कुछ सर्कल बना रही थी, इसलिए चेनपिंग उसके पास आकर पूछता है कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो, जिस पर निंग्याओ कहने लगी कि बॉक्सिंग सीखने से पहले तुम्हें ये 3 चीजें सीखनी होगी, तभी जाके तुम बॉक्सिंग में अच्छा कर पाओगे, जिसमें से फर्स्ट है ज़ैंग चुआंग, दूसरी है पाइल वॉकिंग और तीसरी है सीक्रेट स्लीपिंग पाइल। अगर तुमने खासकर थर्ड टेक्निक को मास्टर कर लिया तो तुम्हारा ब्रीदिंग फ्लो काफी ज्यादा सुधर जाएगा और ब्रीदिंग फ्लो को कंट्रोल करके हम कल्टीवेशन में काफी आगे जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। सबसे पहला तुम्हें ज़ैंग चुआंग और पाइल वॉकिंग के बारे में सीखना होगा। अगर तुमने इन दोनों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रांग बनेगी। जिसके बाद निंग्या उसे कुछ वॉकिंग स्किल्स दिखाने लगती है। उसने वहाँ पर कुछ विजन्स क्रिएट किए थे, साथ ही वहाँ पर कुछ रॉक्स के पिलर बने थे। तो निंग्या सामने पंच मारते हुए पत्थरों पर पाव रखते हुए आगे बढ़ती है। उसके एक ही पंच में ढेर सारी पावर्स थी, जिसे देखकर तो चेनपिंग के होश ही उड़ गए और अब निंग्या बड़ी ही तेजी से स्टेप वॉकिंग करते हुए आगे बढ़ रही थी। वो जिस स्पीड से सामने गई उसी स्पीड से पीछे की स्टेप पर आ रही थी। निंग्या की जबरदस्त स्टेप वॉकिंग और पावरफुल पंचेस से वो पूरी जगह शेक होने लगी और वो अब चाहती थी कि चेनपिंग भी इसी पैटर्न को सीख ले, जो कि चेनपिंग के लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। अब चेनपिंग प्रैक्टिस की शुरुआत तो कर ही देता है, लेकिन 1-2 स्टेप में ही वो नीचे गिर गया। अगर वो पंच करता तो स्टेप लेना भूल जाता और अगर स्टेप ले ली तो पंच करना भूल जाता और इसी वजह से वो बार बार नीचे गिर रहा था। इधर बेचारी निंग्या तो उसकी हालत देखकर ही अपना सिर पीटने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो चेनपिंग को ट्रेन कैसे करेगी। साथ ही जिगुई भी चेनपिंग पर हंसने लगी। वो कह रही थी, चेनपिंग तुम वॉकिंग सीख रहे हो या फिर ढोल बजा रहे हो? इतनी बार तो ढोल भी नहीं बजता जितनी बार तुम बज गए हो। जिसके बाद जिगुई ने कुछ अनाज के दाने नीचे फेंक दिए, जिन्हें खाने के लिए तुरंत एक मुर्गी वहाँ पर कूद गई। उसने बड़ी ही तेजी से इधर उधर जंप लगाते हुए उन सारे दानों को चट कर दिया। जिगुई कह रही थी कि जरा इस मुर्गी की चाल देखो, वो तो तुम्हारे जैसे लूजर से 1000 गुना ज्यादा अच्छी है। चेनपिंग देखता है कि ये दोनों लड़कियां उससे तंग आके वहाँ से चली गई है। इधर निंग्या अपना माथा पीटते हुए सोच रही थी कि पता नहीं मैं इस बेवकूफ को वॉकिंग कैसे सिखाऊं। वेल, जब मैंने मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस की थी तब मुझे इतनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि मेरे पास बचपन से एक बेस्ट स्वॉर्डमैन की बॉडी थी। मगर चेनपिंग तो बेसिक में ही स्टक होता जा रहा है। ये इतनी आसान वॉकिंग टेक्निक है जिसे चेनपिंग ने अपनी माँ के पेट में ही सीख लेना चाहिए था। जिसके बाद निंग्या चेनपिंग से बात करने आ जाती है। वो कहती, चेनपिंग उस दिन तुमने बताया था कि अगर किसी चीज को तुम बार बार रिपीटेशन मोड पर करो तो तुम उसमें माहिर हो जाओगे। वैसे ही मार्शल आर्ट है, अगर तुम किसी मूव को बार बार रिपीट करोगे तो तुम उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। तो मेरे ख्याल से तुमने इस वॉकिंग टेक्निक को भी वैसे ही सीखना चाहिए। जिस पर चेनपिंग भी अग्री हो गया, लेकिन वो यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं करना चाहता था। वो कहने लगा कि मैं रिवर के फ्लो में जाकर इसकी प्रैक्टिस करूंगा, मेरे ख्याल से वहाँ मैं बेहतर तरीके से सीख सकता हूँ। तो निंग्या कहती, ठीक है। अब उसकी बॉडी पर जगह जगह हिट करते हुए बता रही थी। वो कहती कि तुम्हें इन्हीं मसल्स पर काम करना होगा। तो अब उससे सारे लेसन्स लेने के बाद चेनपिंग ने अपनी फिश बास्केट उठा ली और वो सीधा रिवर की तरफ रवाना हो गया। इनफैक्ट रास्ते में भी वो प्रैक्टिस करते हुए ही आगे बढ़ रहा था। इधर निंग्या सोचती कि चेनपिंग एक नंबर का बेवकूफ है। वो कभी भी बॉक्सिंग की हजारों बार प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक
ही मूव को प्रैक्टिस करने में उसे काफी समय लग जाएगा। मेरे ख्याल से चेनपिंग ने अभी तक कैलकुलेशन नहीं की। जब वो कैलकुलेट करेगा तभी उसे पता चल जाएगा कि वो कितनी बड़ी बेवकूफी करने जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमें स्मॉल टाउन का ब्रिज दिखाया जाता है, जहाँ पर एक कल्टीवेटर पहुंच चुकी थी। वो अपने सैनिकों को बता रही थी कि यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए यहाँ पर कल्टीवेट करके मैं अपने माइंड पावर को ज्यादा स्ट्रांग बनाना चाहती हूँ। तो जब तक मैं कल्टीवेट करूंगी तुम लोगों को मुझे प्रोटेक्ट करना होगा। जिस पर वो दोनों लोग तुरंत ही अग्री हो गए। वेल इस बंदी का नाम जाओ शाह था। जिसके बाद जाओ शाह तुरंत ही कल्टीवेशन करने चली गई। तब तक चेनपिंग भी वहाँ पर पहुँच चुका था। वो तो उस बंदी को हवा में फ्लोट करता हुआ देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है। इधर जाओ शाह अपनी पावर का यूज करते हुए रिवर के पानी को ऊपर उठा लेती है। उसने अपने आसपास पानी का एक बबल बना लिया था और तभी जाओ शाह अपने माइंड स्पेस में पहुंच गई। जाओ शाह देखती कि उसके पास एक व्हाइट कलर का हॉर्स आ चुका है। जाओ शाह को कभी वो फ्लेम्स में तो कभी वो नॉर्मल नजर आ रहा था। जिसके बाद तुरंत ही उस हॉर्स के पास जाकर उसे हाथ लगाने की कोशिश करती है और उसके ऐसा करते ही वहाँ की सारी फ्लेम्स गायब हो गई। मगर उसी वक्त हम उस हॉर्स की आंखों में एक रॉक देखते हैं जो कि बड़ी तेजी से उस पर हिट हो गया था और इस स्नीक अटैक की वजह से जाओ शाह कल्टीवेशन में ही घायल हो गई। उसके सोल्जर्स देखते कि वहाँ पर कई सारे रॉक्स की बारिश हो रही है तो तुरंत एक सिपाही ने जाओ शाह को कैच कर लिया और वहीं पर दूसरा सिपाही अटैक करके पीछे भागने लगता है। मगर उस बंदे ने रॉक्स का यूज करते हुए सिपाही को पीछे पुश कर दिया। वेल इस बंदे का नाम था माओ कुजान और उसकी इस हरकत पर जाओ शाह उस पर काफी ज्यादा भड़क गई थी। वो कहती कि तुमने मुझे कल्टीवेशन करते हुए घायल किया। जिसके बाद वो अपने सिपाहियों को हुक्म देती कि जाकर इसे खत्म कर दो। तो जाओ शाह के सोल्जर ने तुरंत ही माओ कुजान पर जंप लगा दी। इधर माओ कुजान भी अपने रॉक की मदद से रिवर के पानी को उछाल देता है जिससे वहाँ पर वाटर की एक दीवार सी बन गई थी। मगर वो बंदा अपनी तलवार की मदद से उस दीवार को काटते हुए माओ कुजान के पास आ जाता है। तो अब उसे देखकर माओ कुजान ने तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर दिया और वो सिपाही भी उसका पीछा कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम चेनपिंग को देखते जो कि प्रैक्टिस करने के लिए रिवर के अंदर उतर गया था। वो देखता है कि उस रिवर में मौजूद स्नेक गॉल ब्लैडर के स्टोन काफी ज्यादा कम हो चुके हैं। पहले ऐसे ही स्टोन इस रिवर में भर भर के पाए जाते थे लेकिन अब इनकी मात्रा काफी ज्यादा कम हो गई। साथ ही चेनपिंग ने नोटिस किया कि इन स्टोन्स का कलर भी अब फीका पड़ चुका है। वहीं दूसरी तरफ हम माओ कुजान को देखते जो कि भागते हुए जंगल के बीचों बीच आ गया था और अब वो अचानक से एक जगह पर रुक जाता है। उसे देखकर उस सिपाही ने तुरंत ही अपनी तलवार से उस पर निशाना लगाया लेकिन माओ कुजान तो बस उसे एटीट्यूड से देख रहा था। और अब ये सीन यहीं पर कट होके में दोबारा से चेनपिंग दिखाया जाता है। वो कहता है कि अगर मैं रोज मार्शल आर्ट की 5-6 घंटे प्रैक्टिस करूँ तो इस स्किल को 1 लाख बार करने के लिए मुझे 10 साल लग जाएंगे। खैर अब 10 साल तो 10 साल। मैंने निंग्याओ से वादा किया था कि मैं इस टेक्निक को 1 लाख बार प्रैक्टिस करूंगा तो अब मैं अपने वादे से पीछे नहीं हट सकता। और अब चेनपिंग ने प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। उसे फ्लोर पर की हुई प्रैक्टिस से ज्यादा बेहतर वाटर स्ट्रीमिंग वाली प्रैक्टिस लग रही थी। और उसी वक्त माओ कुजान वहाँ पर पहुँच जाता है। उसने उस सिपाही के कपड़े पहने थे जो देखकर हम अंदाजा लगा सकते कि माओ कुजान ने उस बंदे को खत्म किया होगा। उसे वहाँ देखकर चेनपिंग थोड़ा सा टेंस हो गया। वो नहीं चाहता था कि वो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस माओ कुजान के सामने करे, इसलिए उसने मछलियाँ पकड़ना शुरू कर दी। लेकिन उसी वक्त माओ कुजान तुरंत एक पत्थर से उस पर हमला कर देता है जो देखकर चेनपिंग काफी ज्यादा डर गया था। लेकिन माओ कुजान ने उस पर नहीं बल्कि एक मछली पर अटैक किया जिससे वो घायल होकर ऊपर आ जाती है। वो चेनपिंग से कह रहा था कि दोस्त पता नहीं तुमने ये बात नोटिस किया नहीं लेकिन हमारी रिवर का पानी काफी ज्यादा कम हो चुका है और साथ ही तुम्हारी बास्केट में जितने भी गॉल ब्लैडर स्टोन है उनकी भी एनर्जी कम हो चुकी है। मेरे ख्याल से इन स्टोन की क्वालिटी भी बहुत जल्दी बदल जाएगी। फिर यही बात चेनपिंग ने भी थोड़ी देर पहला नोटिस की थी। अब चेनपिंग को लगता है कि शायद ये बंदा मुझ पर अटैक नहीं करेगा, इसलिए वो दोबारा से मछली को कैच करने की कोशिश करता है। माओ कुजान कह रहा था कि तुम थोड़ी देर पहला बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे लेकिन ऐसे अकेले प्रैक्टिस करके तुम कभी इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। मेरे ख्याल से तुम्हें एक पार्टनर की जरूरत है। जिसके बाद उसने चेनपिंग पर रॉक से अटैक करना शुरू कर दिया। ये देखकर चेनपिंग उस पर काफी ज्यादा भड़क गया था। तब तक माओ कुजान ढेर सारे रॉक्स लेकर उस पर एक और हमला कर देता है जिससे चेनपिंग जंप लगाते हुए बच गया था। और अब क्या माओ कुजान भी पानी में उतर जाता है। वो लगातार चेनपिंग पर हमला करने की कोशिश कर रहा था मगर चेनपिंग भी पीछे नहीं हटता। वो माओ कुजान से फाइट बैक करने की कोशिश कर रहा था और इसी चक्कर में माओ कुजान उसे बुरी तरह से पीट देता है। उसने एक ही लात मारकर चेनपिंग को सीधा पानी से बाहर फेंक दिया था। वो कहता है चेनपिंग मुझे तो लगा था कि तुम काफी ज्यादा स्मार्ट होंगे लेकिन तुम तो मेरे जैसे ही बेवकूफ निकले। और अब वो भी सीधा पानी से बाहर आकर चेनपिंग पर हमला करना शुरू कर देता है।
है। हालांकि चेनपिंग इस बार उसके हर एक अटैक को डॉज कर रहा था। ये देखकर माओ कुजान ने चेनपिंग को उठाकर नीचे पटक दिया और अब वो चेनपिंग पर बैठकर ही उसके मुंह पर ढेर सारे पंचेस मार रहा था। ऐसी पोजीशन में तो चेनपिंग चाहकर भी उसके अटैक को डॉज नहीं कर सकता है, इसलिए वो तुरंत ही कुछ मिट्टी उठाकर सीधा माओ कुजान की आंखों में झोंक देता है। अब जैसे ही माओ कुजान डिस्ट्रैक्ट हो गया, चेनपिंग ने उसे लात मार के सीधा ऊपर उठ गया था। भले ये मूव चेनपिंग ने खुद को बचाने के लिए यूज की, मगर इससे माओ कुजान और ज्यादा भड़क जाता है। अब वो चेनपिंग पर लगातार अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार चेनपिंग भी उसका बराबरी से मुकाबला करता है। मगर थोड़ी देर में माओ कुजान ने चेनपिंग को ये साबित कर दिया कि ताकत के मामले में चेनपिंग उसके सामने कुछ भी नहीं। उसने चेनपिंग को ढेर सारे पंचेस हिट करके हवा में उठा लिया था और अब अगली मूव में माओ कुजान उसकी आंखें फोड़कर उसे खत्म करने वाला था। लेकिन तभी वहाँ पर एक बंदा पहुँच जाता है। उस बंदे को वहाँ देखते ही माओ कुजान का तो मूड ही खराब हो गया। वो चेनपिंग की तारीफ करते हुए कह रहा था कि भले ही तुम में कोई पावर नहीं, लेकिन तुमने अभी तक माओ कुजान को रोक के रखा और इसी से तुम्हारी एबिलिटी पता चल जाती है। तुमने तो अभी तक बॉक्सिंग भी ढंग से नहीं सीखी, लेकिन फिर भी तुम पावरफुल माओ कुजान का मुकाबला कर पाए। अगर तुम ऐसे ईमानदारी से प्रैक्टिस करते रहे तो एक दिन जरूर से पावरफुल कल्टीवेटर बनोगे। चेनपिंग की तारीफें सुनकर माओ कुजान को मिर्ची लग गई। वो कह रहा था कि फ्यूचर की तो कोई गारंटी नहीं होती, पता चले कि मैं कल ही आकर इस बंदे को खत्म कर दूं। उसकी बातों से वो मास्टर काफी ज्यादा भड़क गया था। उससे कहता है, माओ कुजान पहला मुझे ये बताओ कि तुमने उस लड़की की वाटर कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय क्यों किया? तुम्हारी वजह से वो बंदी बुरी तरह से घायल हो गई। ऐसा ही करते रहोगे तो तुम्हारे ढेर सारे दुश्मन बन जाएंगे। लेकिन माओ कुजान पर उसकी बातों का ज्यादा असर नहीं हो रहा था। वो कह रहा था कि कल्टीवेशन की पाथ बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। सभी कल्टीवेटर्स एक दूसरे को बीट करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से 2-4 दुश्मन बना लेना कोई बुरी बात नहीं। कम से कम मैं उनके साथ फाइट करके खुद को बेहतर बना पाऊंगा। जिस पर मास्टर मिंगियाओ कहने लगे कि माओ कुजान, मैंने अभी तक तुम्हें अपना ट्रू डिसाइपल नहीं बनाया। अगर तुम ऐसी ही हरकतें करते रहोगे तो मुझे अपने फैसले पर दोबारा से सोचना पड़ेगा। तो माओ कुजान कहने लगा, देखो तुमने अभी खुद के ही मुंह से बोला है कि तुम मेरे मास्टर नहीं हो, इसीलिए मुझे मास्टर जैसे लेक्चर देना भी बंद कर दो। और वैसे भी वो लड़की मेरे जितनी पावरफुल नहीं थी। मैं वहाँ से गुजर रहा था और वो मेरे रास्ते में आ गई, इसलिए उसे रास्ते से हटाना पड़ा। मास्टर मिंग तो उसकी बातों से काफी ज्यादा परेशान हो गए। वो कह रहे थे कि तुमने अपने एटीट्यूड को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, वरना आगे चलकर तुम कोई ऐसा दुश्मन बनाओगे जो तुमसे 1000 गुना ज्यादा पावरफुल हो और फिर वो तुम पर कोई रहम नहीं दिखाएगा। या फिर कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम मेरे साथ ही दुश्मनी मोल लो। मैं तो एक ही पंच में तुम्हारी इमॉर्टलिटी ब्रिज को तोड़ सकता हूँ। उस मास्टर की बातें सुनकर चेनपिंग काफी ज्यादा घबरा गया था, क्योंकि उसे पता है इमॉर्टलिटी ब्रिज टूटने के बाद क्या होता है। हालांकि माओ कुजान पर इसका कोई असर नहीं होता। वो कह रहा था कि जो भी मेरी तकदीर में है मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा। ये सुनकर मास्टर मिंग ने तुरंत ही अपनी तलवार बाहर निकाल ली। वो अपनी सोड ऑरा को रिलीज करते हुए कह रहे थे कि चाहे तुम कितने भी पावरफुल क्यों न बन जाओ, मेरे सोड की एक ही मूव तुम्हारे लिए काफी हो जाएगी। मगर फिर भी मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि कल्टीवेशन के साथ साथ मैंने खुद को कंट्रोल करना भी सीख लिया था। हम कल्टीवेटर किसी को भी एक ही सेकंड में निपटा सकते हैं, लेकिन उस किलिंग इंटेंट को काबू में रखना ही हमारी बहादुरी को दर्शाता है। एक सच्चा वॉरियर कभी किसी कमजोर पर अत्याचार नहीं करता और ना ही वो किसी का फायदा उठाता है। जिस पर माओ कुजान कहने लगा कि स्मॉल टाउन के लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं, देख लेना उन्हें ही क्रॉस करके मैं आगे बढ़ूंगा। उसकी बातें सुनकर मास्टर मिंग समझ गए कि शायद इस बंदे को फिलहाल लेक्चर देने को कोई फायदा नहीं है, आगे चलकर इसे अपने आप अकल आ जाएगी। इसीलिए वो कहने लगे कि माओ कुजान, हमें जल्दी से जेनु माउंटेन के लिए निकलना होगा, तुम्हारी आगे की ट्रेनिंग वहीं पर पूरी होगी। और तभी वहाँ पर शाओकिंग और गाओ भी पहुँच गए, जिन्हें एक बाओपिंग नाम की छोटी बच्ची लेकर आई थी। शाओकिंग वहाँ आकर कहने लगे कि मास्टर मिंग, आप इस बंदे को अकल नहीं सिखा सकते, इसके तो खून में ही एरोगेंस है। इधर मास्टर मिंग को लग रहा था कि ये लोग भी किसी डिसाइपल की तलाश में आए हैं, इसलिए वो कहने लगा कि माओ कुजान मेरा डिसाइपल बनेगा। अगर तुम इसे अपना डिसाइपल बनाना चाहते हो तो तुम्हें जेनु माउंटेन में आना पड़ेगा। ये सुनकर गाओ कहने लगा कि मुकाबले के लिए तो मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, मगर शाओकिंग नहीं चाहती थी कि इन दोनों में कोई लड़ाई हो, इसलिए वो तुरंत ही उनके झगड़े छुड़ाने के लिए बीच में आ गई। तभी माओ कुजान कह रहा था कि देखो गाइज, मुझे तुम्हारे जैसा इमॉर्टल नहीं बनना, मुझे तो एक खतरनाक किलर बनना है। उसकी बातों से सभी लोग शॉक हो गए थे। तो फाइनली मास्टर मिंग कहने लगे कि मैं एक बेहतरीन तलवारबाज हूँ, मेरे जैसा खतरनाक बंदा तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, मैं एक सेकंड के अंदर ही हजारों लोगों को मार सकता हूँ। ये सुनकर माओ कुजान काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया। वो कह रहा था फिर तो मैं तुम्हारा ही डिसाइपल बनूंगा। अब उनके वहाँ से जाने के बाद चेनपिंग ने अपनी बास्केट उठा ली। तब तक शाओकिंग का स्पिरिचुअल
एक्चुअल बीस्ट उसके पास आ गया था। शाओकिंग चेनपिंग से कहने लगी कि शायद तुम भी हमारे जैसे ब्लेसिंग्स में मानते हो। बड़े अफसोस की बात है कि आज तक हम दोस्त नहीं बने। वैसे तुम इतने सारे गॉल ब्लैडर स्टोन का क्या करने वाले हो? जिस पर चेनपिंग बताने लगा कि हमारे गांव में फॉर्चून टेलर मिंगचेन है, उन्होंने मुझे बताया था कि रिवर से स्टोन कलेक्ट करते रहो, मगर इन स्टोन का करना क्या है ये शायद वो मुझे बताना भूल गए। ये सुनकर शाओकिंग कहने लगी, अच्छा तो तुम अंकल मिंगचेन की बात कर रहे हो। ये सुनकर चेनपिंग भी थोड़ा सा हैरान हो गया। उसे लगा ही नहीं था कि उसकी मिंगचेन के रिश्तेदारों से मुलाकात होगी, मगर शाओकिंग ने तुरंत ही उसका डाउट दूर कर दिया। वो कह रही थी कि मिंगचेन हमारे रियल अंकल नहीं है, बल्कि हमारे दोनों के एंसेस्टर शिनफे रीजन से बिलोंग करते थे। उन्होंने हमारे सेक्ट में कई साल बिताए हैं, साथ ही वो हमारे सेक्ट मास्टर के सबसे अच्छे दोस्त भी है और इसी वजह से हम उन्हें अंकल बुलाते हैं। तो चेनपिंग तुरंत ही अपनी बैग से एक स्टोन बाहर निकाल लेता है। वो कह रहा था कि जब भी आपकी फॉर्चून टेलर मिंगचेन से मुलाकात हो जाए उन्हें ये स्टोन दे देना, उन्हें बताओ कि ये चेनपिंग ने भेजा है। साथ ही वो शाओकिंग को भी एक स्टोन गिफ्ट करता है। बाओपिंग को तो वो स्टोन काफी ज्यादा पसंद आया था। वो कहती है कि आपका ये स्टोन तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। तो शाओकिंग कह रही थी कि अगर तुम्हें ये पसंद आया है तो तुम इसे रख सकती हो, मगर चेनपिंग ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए उसने तुरंत ही बाओपिंग को एक दूसरा स्टोन दे दिया, जिसके बाद उन्हें अलविदा कहकर वहाँ से चला जाता है। और अब हमें लू मैंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जेंगचुन को भी बुरी तरह से पीटा जा रहा था, क्योंकि वो शियान से मैजिकल आर्मर खरीदने में फेल हो गया था। वो इमॉर्टल जू से कहता है कि वो शियान काफी ज्यादा चालाक निकला। उसने मुझसे वादा किया था कि वो आर्मर की डील करेगा, लेकिन उसके बाद वो मास्टर वन का डिसाइपल बन गया। अब तो टाउन में आएगा ही नहीं। ये सब सुनकर इमॉर्टल जू का लड़का काफी ज्यादा भड़क गया था। वो अपनी माँ से कहता है कि हमने इस जेंगचुन को खत्म करना चाहिए, वैसे भी ये लूजर किसी काम का नहीं। तो इमॉर्टल जू से शांत करते हुए कहती है कि हम कुछ भी करके उस आर्मर को हासिल करेंगे, लेकिन उसके बेटे में जरा भी सब्र नहीं था। वो कहता है कि जल्दी से उस शियान को कैप्चर करो, मुझे किसी भी कीमत पर वो आर्मर चाहिए। तो इमॉर्टल जू तुरंत ही प्लानिंग करना शुरू कर देती है। वो अपने बेटे से प्रॉमिस करती है कि 2 दिनों के अंदर ही उसके लिए वो आर्मर लेके आएगी। वही दूसरी तरफ हम शियान को देखते हैं, जो कि मास्टर वन की फर्नेस में एक मेटल को शेप दे रहा था। वही दूसरी तरफ मास्टर फैंग और उनकी बेटी शुई खाना खा रही थी। मास्टर फैंग हमेशा शुई को मीट खाने से रोकते हैं, लेकिन शुई तो बाज नहीं आती। वो हमेशा मास्टर फैंग से डबल क्वांटिटी में खाना खाती है। वहीं पर शियान मेटल के पीस को शेप देने में लगा हुआ था। तभी एक बंदा आकर उसे बताता है कि ब्रिज पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की तुम्हारा इंतजार कर रही है। लड़की का नाम सुनते ही शियान ने काम करना बंद कर दिया। वो मास्टर फैंग से कह रहा था कि देखिए मैंने इस मेटल के टुकड़े को तैयार किया है, मैं अभी एक ब्रेक लेकर वापस आऊंगा। इधर शुई अपने फादर से कह रही थी कि देखिए आपका डिसाइपल भाग रहा है, मुझे नहीं लगता कि अब वो आपके पास वापस आएगा, मगर फिर भी आपने उसे नहीं रोका। जिस पर मास्टर वन कहने लगे कि हाँ मैं हर एक चीज को रोक नहीं सकता, ना ही मैं तुम्हें ढेर सारा खाना खाने से कंट्रोल कर सकता हूँ और ना ही मैं शियान को लड़कियों के पीछे भागने से रोक सकता हूँ। ये सुनकर शुई ने तुरंत ही एक और मीट का टुकड़ा उठा लिया, जिसके बाद उन्होंने तुरंत ही शियान की सोड पीस को समन कर लिया। वो कहते देखो शियान जिससे मिलने यहाँ से भागा है वो लड़की है पावरफुल, और वही शियान इस सोड के जैसा कमजोर है। जैसे कि इस सोड के टुकड़े को टेम्परिंग की जरूरत है, वैसे ही शियान को भी प्रैक्टिस की जरूरत है, लेकिन उस बंदे में बिल्कुल भी सब्र नहीं, और शायद इसी वजह से वो आगे चल के एक ही ब्लो में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और फिर उन्होंने एक ही झटके में शियान ने बनाई हुई सोड के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। इधर चेनपिंग अपने घर वापस आ गया था, लेकिन वो देखता है कि सेंट जिशांग उसका इंतजार कर रहे थे, इसलिए चेनपिंग तुरंत ही जाकर उन्हें ग्रीट करता है। अब सेंट जिशांग तुरंत ही उसे 2 जेड सील देने लगते हैं, लेकिन चेनपिंग उन जेड सील को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो सेंट जिशांग उसे समझाने लगी कि देखो मैं ये तुम्हें फ्री में नहीं दे रहा हूँ, आगे चलकर हमारे क्लिफ पर खतरा आएगा, तो उस वक्त मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो। इसीलिए चेनपिंग ने तुरंत ही वो जेड सील एक्सेप्ट कर लिए, मगर हाँ हमेशा मदद उतनी ही करो जितनी की जरूरत हो। एक जेंटलमैन भले ही दूसरों की मदद करता हो, लेकिन वो दूसरों को बचाने के चक्कर में अपनी जान नहीं देता। जिस पर चेनपिंग कहने लगा हाँ मास्टर मैं आपकी बातों को याद रखूंगा। जिसके बाद ये दोनों भी एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। सेंट जिशांग ने तो इतनी रिस्पेक्ट आज तक किसी को नहीं दी थी। अब वो हंसी जाती हुई चेनपिंग से कहने लगे कि अगर आगे चल
कर तुम मेरी एकेडमी को बचा नहीं पाए तो तुम उसका शौक मना सकते हो, लेकिन तुम उसके लिए खुद गिल्टी फील नहीं करोगे क्योंकि जो भी होगा उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। वही दूसरी तरफ हम शियान को देखते हैं जो कि बड़ा ही खुश होकर ब्रिज की तरफ जा रहा था। वो कहता है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि एक खूबसूरत लड़की ब्रिज पर मेरा इंतजार कर रही है। मेरे ख्याल से वो जरूर से जिगुई होगी, शायद उसने मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लिया। अब तो आगे चलकर हम दोनों साथ रहेंगे। लेकिन जैसे वो ब्रिज पर पहुंचा वहाँ पर जिगुई नहीं बल्कि इमॉर्टल जू थी। इमॉर्टल जू को अपने सामने देखकर शियान काफी ज्यादा चौंक गया। अब वो वहाँ से वापिस जाने ही वाला था, लेकिन इमॉर्टल जू के बंदे ने उस पर अपनी तलवार तान दी। इसलिए शियान क्लियरली इमॉर्टल जू से कह देता है कि मैं अपना पुश्तैनी ट्रेजर नहीं बेचूंगा, चाहे तुम कितनी भी कोशिश क्यों न कर लो। जिस पर इमॉर्टल जू कहने लगे कि इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं होती, पहला तो तुम्हें मेरा ऑफर सुनना पड़ेगा और फिर उसके बाद तुम डिसाइड कर सकते हो। जिस पर शियान कहता है कि हाँ आप कोशिश तो कर सकती हो, लेकिन मैंने अपना मन बना लिया है। तो इमॉर्टल जू उसके एकदम करीब जाकर बताती है कि अगर तुमने वो ट्रेजर नहीं बेचा तो मैं तुम्हारे दोस्त चेनपिंग को खत्म करूंगी। चेनपिंग का नाम सुनते ही शियान काफी ज्यादा घबरा गया था, जिसके बाद इमॉर्टल जू दांत निकालते हुए वहाँ से चली गई। शियान उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ब्रिज को क्रॉस नहीं कर सकता क्योंकि इसके लिए मास्टर वान ने उसे साफ साफ इनकार कर दिया था। अगर उसने ब्रिज क्रॉस किया तो उसकी टांगे टूट जाएगी। शियान तो अपने दोस्त चेनपिंग के लिए काफी ज्यादा परेशान हो गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो चेनपिंग की मदद कैसे करेगा। साथ ही वो इमॉर्टल जू पर भी काफी ज्यादा भड़क गया था। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।